आंध्र प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। अब मुख्यमंत्री नगर रेड्डी अपने मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन करेंगे। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने साल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट में बदलाव का फैसला किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद पहले चरण में 24 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे सौंपे। कैबिनेट में एकमात्र सीएम जगन रेड्डी ही बचे हैं जिन्हें इस्तीफा सौंपा गया है। मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाना तय था क्योंकि सीएम ने कहा था कि उनका आधा कार्यकाल पूरा होने के बाद वे अपनी टीम बदल देंगे। यह बदलाव दिसंबर 2021 में होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टालना पड़ा। मुख्यमंत्री ने बुधवार शाम राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात की और कथित तौर पर उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में बदलाव की जानकारी दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि तीन कट्टरता ही केजरीवाल और आप की चुनावी जीत का मॉडल है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी आप कट्टर ईमानदार और कट्टर देशभक्त पार्टी है और उसमें इंसानियत समाया हुआ है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी के 3 स्तंभ हैं। कट्टर ईमानदारी, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। बेईमानी बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए सरकारें इतनी अच्छी चल रही है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने कहा कि पैसे की कभी कमी नहीं होती है। कट्टर देशभक्ति की वजह से ही हम कल्याण के काम करते हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो या स्वास्थ्य से संबंधित या बिजली पानी से जुड़ा मामला हो। उन्होंने कहा कि हम इसी रास्ते पर देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने संसद के दोनों सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने को लेकर गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा से बचने के लिए ऐसा किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में रखी गई प्रेस वार्ता में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर हमने संसद में सवाल उठाए। 5 राज्यों में चुनाव के बाद लोगों का शोषण शुरू किया है। हम पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस और सीएनजी आदि की महंगाई पर चर्चा चाह रहे थे, लेकिन इस पर बात करने नहीं दी गई। जनता के सामने उनकी कमी जाहिर न हो सके, इसके लिए वे चर्चा टालते रहे और अंत में होने ही नहीं दिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने फिर से बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया पर हमला बोला है और कहा है कि आईएनएस विक्रांत मामले में उन्हें और उनके बेटे नील को जेल जाना ही पड़ेगा। दोनों पिता पुत्र के खिलाफ मामले में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज होने के बाद राउत ने आज कहा है कि किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए। राउत ने ट्वीट में कहा कि मार्क माय वर्ड्स, आईएनएस विक्रांत के नाम पर करोड़ों रुपए जमा कर देश व जनता को ठगने वाले सोमैया बाप बेटे को जेल जाना होगा। किरीट सोमैया महाराष्ट्र द्रोही तो है ही, अब देशद्रोही भी साबित हो गए। लोगों को अब चुप नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय भावना की कालाबाजारी करने वाली बीजेपी से जवाब मांगना चाहिए। बीजेपी ने आज भारतीय राजनीति का पूरा विमर्श बदल कर रख दिया है। यह सच है कि आज़ाद भारत का मौजूदा इतिहास जब लिखा जाएगा तो एक बीजेपी पूर्वकाल हो सकता है और दूसरा बीजेपी के बाद का दौर। इसीलिए नहीं कि बीजेपी दूसरी बार सरकार बनाने में सफल हो रही है, बल्कि इसीलिए भी कि उसके आने से भारतीय लोकतंत्र और संसदीय राजनीति के सामने कई नए सवाल आ गए हैं और कई संभावनाएं भी खुली हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल को अपना 40वां स्थापना दिवस मनाया। बीजेपी की कहानी 2 लोगों के साथ शुरू होती है, एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे दीनदयाल उपाध्याय। एक बड़े वकील रहे तो दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता। दोनों ने जनसंघ की बुनियाद रखी और इसे मजबूती दी, लेकिन दोनों का निधन त्रासद रहा। मुखर्जी का निधन श्रीनगर में कैद में रहते हुए तो उपाध्याय का शव मुगलसराय में रेलवे स्टेशन पर मिला। मुखर्जी कभी हिंदू महासभा में होते थे, बाद में उससे अलग हुए। वे आज़ाद भारत की पहली नेहरू सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन उन्होंने सरकार छोड़ी और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की।